नमस्कार। मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। आज सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में से हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान अनेक विशेषताओं से युक्त है और भारतीय संविधान का स्वरूप मिला जुला है। इसमें बहुत सारी बातें अनूठी हैं जो कि हमें जाननी है। सबसे पहले भारतीय संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया है। जब हम निर्माण की बात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान जो है वो निर्मित है, अर्थात भारत का संविधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान की भांति विकास का परिणाम नहीं है, अपितु एक निश्चित समय में एक निश्चित सभा के द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय संविधान जो है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात लोकप्रिय प्रभुसत्ता का तात्पर्य है कि ये जनता के द्वारा निर्मित है और अंतिम रूप से संविधान की जो संविधान के द्वारा जो शक्ति है वो जनता को समर्पित की गई है। भारतीय संविधान जो है वो जनता के द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है। दूसरी विशेषता यदि हम देखें तो निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि निर्मित का मतलब है कि भारतीय संविधान जो है वो विकास का परिणाम ना होकर एक संविधान सभा के द्वारा इसका एक निश्चित समय पर निर्माण किया गया है। भारत में संविधान सभा को इसका निर्माण करने के लिए 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। लिखित इस मायने में है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने इसकी समस्त बातों को लेखबद्ध किया है, अतः भारतीय संविधान जो है वो लिखित संविधानों की श्रेणी में शामिल है। इसी तरीके से भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, क्योंकि इस संविधान में आरंभ में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो वर्तमान समय में लगभग 450 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है, वरन देश की एक संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत संहिता भी है। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का तात्पर्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इस पर किसी भी बाह्य सत्ता का अधिकार नहीं है। आंतरिक रूप से भारत पूर्ण स्वतंत्र है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते आदि करने में स्वतंत्र है, किसी भी बाह्य सत्ता का उस पर दबाव नहीं, अधिकार नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य भारत में शासन सत्ता अंतिम रूप से जनता के पास है, अतः ये लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण करता है। गणराज्य यानी भारत का जो प्रधान है वो अपना पद वंशानुगत आधार पर ग्रहण नहीं करता, अपितु अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। चौथी विशेषता है इसकी समाजवादी राज्य। संविधान की प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसमें समाजवाद को समाहित किया, अर्थात समाज के समस्त साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसको भी संविधान संशोधन 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, अर्थात राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राष्ट्र के समक्ष सभी धर्म समान होंगे और वो समान रूप से उनका संरक्षण करेगा। छठी विशेषता है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। किसी भी संविधान को हम कठोर या लचीला उस आधार पर कहते हैं जिस आधार पर संविधान में संशोधन प्रणाली को अपनाया जाता है। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे लचीला संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है, किंतु भारत का संविधान जो है वो लचीले और कठोर का मिश्रण है, अर्थात भारत का संविधान
अनम्य और नम्य का मिश्रण है। किस तरीके से है? जिस संविधान में संशोधन साधारण कानूनों की भांति हो जाता है उसे हम लचीला संविधान कहते हैं। अर्थात साधारण कानून का निर्माण और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया लगभग समान होती है, उसे लचीला संविधान कहते हैं। और जिस संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण कानून से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कठोर संविधान कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। वो इसलिए है क्योंकि भारत में संशोधन करने के लिए 3 तरीके अपनाए गए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन हो जाता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। तीसरा तरीका है संसद के बहुमत एवं उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के अतिरिक्त 2/3 बहुमत के अतिरिक्त आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, लोकतांत्रिक देश में 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और एक संसदात्मक शासन व्यवस्था। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जहां कार्यपालिका का स्वरूप एक सा होता है, जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग होती हैं, जहां पर देश का वास्तविक प्रधान और नाम मात्र का प्रधान एक ही होता है, उनमें कोई अंतर नहीं होता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में 2 तरीके की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। अर्थात देश का प्रधान अलग होता है जो नाम मात्र का शक्तिधारी होता है। शासन की समस्त शक्तियां उसके पास होती है, किंतु उनका प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात देश का वास्तविक प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक लंबे प्रशासनिक अनुभव के कारण संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि हम एक लंबे समय तक ब्रिटेन के उपनिवेश थे और ब्रिटेन चूँकि संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए था, या एक शब्दों में कहूँ तो संसदात्मक शासन व्यवस्था का जन्म ब्रिटेन में हुआ, तो हमें उस शासन व्यवस्था की प्रक्रिया के हम अभ्यस्त थे। तो लंबे प्रशासनिक अनुभव के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री में निहित होती है, जिसे जनता चुनती है, और व्यवस्थापिका में अपने विश्वास मत के कारण अस्तित्व में रहती है। राष्ट्रपति व राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा लिखा गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। शासन सत्ता केंद्र और इकाइयों के मध्य विभाजित होगी। अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका है, जिसमें एक केंद्र सरकार है और 50 राज्यों या इकाइयों की सरकारें हैं। वहीं ब्रिटेन जो है वो एकात्मक शासन व्यवस्था का बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां शासन की समस्त शक्तियां एक ही सरकार अर्थात केंद्र सरकार के पास निहित है। भारत ने इन दोनों का मिश्रण
कर दिया। अर्थात भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन इस व्यवस्था में कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं जो एकात्मकता की तरफ भी झुके हुए हैं। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, अर्थात हमने अपनी शक्तियों का विकेंद्रीयकरण किया है। शासन की सत्ता दो केंद्रों, मतलब शासन की सत्ता एक केंद्र और राज्यों के पास रहेगी। इन शक्तियों का विभाजन हमने सूची प्रणाली के आधार पर किया है। हमने 3 सूचियां बनाई हैं और 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में हमने केंद्र सरकार के विषय और राज्य सरकार के विषयों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त जो विषय इन सूचियों में सम्मिलित नहीं हुए, एक अवशिष्ट सूची और हमने बनाई है। हमने केंद्र सूची में जो है, संघ सूची जो है, उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होगा। इसी तरीके से अवशिष्ट सूची जो है उसको हमने केंद्र सरकार को प्रदान किया है, अर्थात अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। उच्चतम न्यायालय को अर्थात सर्वोच्च न्यायालय को हमने संविधान का संरक्षक बनाया है, अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता होती है, ताकि शक्तियों के विभाजन में किसी तरीके का विवाद हो तो उसको सुलझाया जा सके। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के पश्चात भी हमने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी किए हैं जो कि इस ओर इशारा करता है कि भारत एकात्मकता की तरफ भी झुका हुआ है। जैसे एकहरी नागरिकता, जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की, किंतु भारत में एक ही नागरिकता का प्रावधान है, केवल भारत सरकार की। इसी तरीके से अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को हम राज्य सरकारों में पदस्थापित करते हैं, राज्य में पदस्थापित करते हैं, अर्थात वो केंद्र सरकार के अधिकारी राज्यों में कार्य करते हैं। इसी तरीके से राज्यपाल, राज्यों में राज्यपाल जो है वो केंद्र द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति होता है जो कि केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी का काम करता है। इसी तरीके से संसद के द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमाओं, अनुदान आदि में परिवर्तन करने का अधिकार है। अंत में संकटकालीन स्थितियों के उपस्थित होने पर, अर्थात अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, 356 और 360 का यदि प्रयोग किया जाता है तो समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास आ जाएगी। कई विद्वानों ने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक संविधान की उपमा भी दी है, या एक ऐसा संघात्मक संविधान कहा है जो कि एकात्मकता की तरफ झुका हुआ है। इसकी नेक्स्ट जो विशेषता है वो है संसदीय प्रभुता व नागरिक सर्वोच्चता में समन्वय। संविधान में इंग्लैंड की भांति संसद की प्रभुसत्ता और अमेरिका की भांति न्यायिक सर्वोच्चता के बीच का मार्ग अपनाया है। संविधान सर्वोच्च है, न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है एवं संसद को यह अधिकार है कि वो न्यायपालिका की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य इसकी अगली विशेषता है। मौलिक अधिकारों की संकल्पना हमने अमेरिका से ली है। मौलिक अधिकार अर्थात नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं जिसे राज्य एवं सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है।
भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकारों की व्याख्या संविधान निर्माताओं ने व्यापक रूप से की है और आरंभ में नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार की श्रेणी में से हटा दिया है। अब नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किंतु संविधान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किन किन परिस्थितियों में इन मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है या स्थगित किया जा सकता है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा मूल संविधान के भाग 4A में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं। अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना हमने आयरलैंड से ली है, जहाँ पर मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अर्थात उनका किसी व्यक्ति के द्वारा या सरकार के द्वारा हनन किया जाता है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, किंतु नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अवाद योग्य हैं, अर्थात न्यायालय जो है उनमें किसी भी तरीके का निर्णय नहीं दे सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी अगली विशेषता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, क्योंकि हमने संविधान की संरक्षक के रूप में न्यायपालिका को शक्तियां प्रदान की है और इस नाते न्यायपालिका की जो भूमिका है वो काफ़ी व्यापक है। 13वीं विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में प्रत्येक वयस्क नागरिक को, जो कि आयु पहले 21 वर्ष थी किंतु बाद में संशोधन करके इसकी 18 साल कर दी गई है, बिना किसी धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। 14वीं विशेषता इसकी है इकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन व्यवस्था के उपरांत भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने बंधुत्वता की भावना को कायम रखने के लिए इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है, अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक के पास केवल भारत की नागरिकता है, राज्यों की नागरिकता भारत ने प्रदान नहीं की है। अगली विशेषता है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्थाएं। संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था संविधान में की गई है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण प्रदान करके मुख्य धारा में लाने के प्रावधान किए गए हैं। इसी तरीके से महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था करके उन्हें मुख्य धारा में लाया गया है। अगली विशेषता है कल्याणकारी राज्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, अर्थात भारत एक वेलफेयर स्टेट है, जहां पर राज्य के कार्यों को जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उनकी नीतियां जो है वो जनता के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। विश्व शांति का समर्थक भारत सदैव वसुदैव कुटुंबकम की नीति को पालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम हमारी विदेश नीति की चर्चा करें तो पंचशील का सिद्धांत हमें, या गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत हमें विश्व शांति का समर्थक बताता है और उस दिशा में हम प्रयास निरंतर करते रहते हैं कि विश्व में शांति का भारत जो है अग्रदूत बना रहे। भारत के संविधान की विशेषताओं का वर्णन और व्यापक हो सकता है, किंतु समय सीमा की सीमितता को देखते हुए इसे अब मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।